जय हिंद फिजिक्स के महारथियों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। अभी न्यूक्लियस को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। अब न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा? न्यूक्लियस का चार्ज होता है Ze। Z क्या है हमारा? Z है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कितने प्रोटॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट है, और E है हमारा चार्ज ऑफ ईच प्रोटॉन, यानी एक प्रोटॉन के अंदर कितना चार्ज होता है। तो उससे हम न्यूक्लियस का टोटल चार्ज फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा जो है एक एटम है, और एटम में ये जो है हमारा सेंटर पे, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें न्यूक्लियस का चार्ज पता करना है तो हमें Z यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता होने चाहिए। जैसे इसमें 2 प्रोटॉन हैं तो Z हो गया हमारा 2 और E हो गया हमारा 1 प्रोटॉन का चार्ज। इसको एग्जांपल से देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है सोडियम। सोडियम जो है वो हमारा 11 नंबर का एलिमेंट है। उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 11। तो Z जो है वो हो जाएगा हमारा 11। और 1 प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? E जो है वो होगा हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, बस डिफरेंस होता है उनके साइन में। जैसे प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो Z हमें पता चल गया और A भी हमें पता चल गया। अब हम सोडियम के न्यूक्लियस का टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। कितना होगा? 11, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 11 है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 27.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो जाएगा हमारे सोडियम का न्यूक्लियस का टोटल चार्ज। किस फॉर्मूले से फाइंड किया हमने सोडियम के न्यूक्लियस का चार्ज? Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, E चार्ज ऑफ ईच प्रोटॉन। अब हम न्यूक्लियर साइज के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही छोटा होता है अगर हम उसको एटम से कंपेयर करें तो। जैसे ये हमारा एक एटम है, इसमें ये पूरा जो बाहर वाला साइज है ये एटम है और ये छोटा सा हमारा न्यूक्लियस है। तो देखो एटम का रेडियस अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक है, कितना बड़ा, और न्यूक्लियस का रेडियस जो है वो इतना सा है। न्यूक्लियस जो है वो बहुत छोटा होता है एटम के कंपैरिजन में। न्यूक्लियस जो है वो भी स्फेरिकल शेप का होता है। रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग जो है वो हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, वो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग में उन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस का जो एस्टिमेट वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब जितने ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा तो उसका वॉल्यूम होगा ना। वॉल्यूम क्या होता है? किसी के अंदर कितना सामान आ सकता है। अब जितने ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे यानी उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। तो रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग में यही बोला गया था कि जितना मास नंबर होगा उतना ही ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा। इसका मतलब वॉल्यूम जो है किसी भी न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास नंबर के साथ। तो देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। V जो है वो वॉल्यूम के लिए है, A जो है वो मास नंबर के लिए है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। क्योंकि ये स्फेरिकल शेप का है ना, तो इसलिए इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। A इज मास नंबर। क्योंकि 4/3 जो है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। पाई भी जो है ये कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अब अगर हम क्यूब रूट लगाएं दोनों तरफ तो यहाँ से आ जाएगा r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज़्ड टू पावर 1/3। देखो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के बाद हमारा कांस्टेंट आया है r0। तो यानी कि r इज इक्वल्स टू r0 A रेज़्ड टू पावर 1/3। ये जो है ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला हो गया। किसी भी एटम के न्यूक्लियस का रेडियस निकालने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। रेडियस जो है वो डिपेंड करता है हमारा मास नंबर पे। जितना ज्यादा मास नंबर होगा रेडियस भी उतना
ज़्यादा होगा। तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया, r इज इक्वल्स टू आर नॉट ए रेस्ट टू पावर 1/3। यहाँ पे आर नॉट जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, क्योंकि जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट है आर नॉट। आर नॉट की वैल्यू होती है 1.2 फेम्टोमीटर। फेम्टो कितना होता है 10⁻⁻15। तो आर नॉट इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस। सेम फॉर्मूला लगाना है हमें, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए रेज़्ड टू पावर 1/3। तो हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1 यूनिट। तो r इज इक्वल्स टू आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 1 रेज़्ड टू पावर 1/3। 1 रेज़्ड टू पावर 1/3 भी 1 ही होता है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो r जो है वो आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का रेडियस है, हाइड्रोजन के एटम का नहीं है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का रेडियस है। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी एटम के न्यूक्लियस का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला है r इज इक्वल्स टू आर नॉट ए रेज़्ड टू पावर 1/3। यहाँ पे a जो है वो मास नंबर है। तो क्वेश्चन है कंपेयर द रेडियाई ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 यूनिट एंड कॉपर इज 64 यूनिट। यानी कि हमें दोनों के न्यूक्लियस के रेडियस को कंपेयर करना है। तो चलो करते हैं। फॉर्मूला हम लिखेंगे r, एल्यूमिनियम के लिए a लिख देते हैं, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस दिस इज r इज इक्वल्स टू आर नॉट ए रेज़्ड टू पावर 1/3। एल्यूमिनियम का मास नंबर है इसलिए छोटा सा नीचे ए लिख देते हैं। सिमिलरली कॉपर के लिए भी लिखेंगे आर सी यू, रेडियस ऑफ कॉपर न्यूक्लियस दिस इज इक्वल्स टू आर नॉट ए रेज़्ड टू पावर 1/3 एंड दिस इज फॉर कॉपर। मास नंबर कॉपर का आएगा ना, इसलिए अब दोनों को कंपेयर करना है तो दोनों का रेशियो फाइंड करते हैं। आर ए एल डिवाइडेड बाय आर सी यू। तो आर नॉट, एल्यूमिनियम का मास नंबर कितना दिया था 27, तो 27 रेज़्ड टू पावर 1/3 या फिर इसको क्यूब रूट भी कहते हैं। सिमिलरली आर नॉट 64, कॉपर का मास नंबर 64 दिया है ना, रेज़्ड टू पावर 1/3। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा इधर। तो रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कॉपर न्यूक्लियाई दिस इज इक्वल्स टू 27 किसका क्यूब रूट है 3 और 64 किसका क्यूब रूट है 4। तो कितना आया रेशो 3:4, ये 3/4। तो इजी है, सिंपल सा फॉर्मूला है, r इज इक्वल्स टू आर नॉट ए रेज़्ड टू पावर 1/3। अब न्यूक्लियर डेंसिटी को थोड़ा समझ लेते हैं। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। डेंसिटी तो इतने सालों से हम पढ़ ही रहे हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं ना मास बाय वॉल्यूम से, तो वही है। यहाँ पे डेंसिटी को लिखा है मैंने, डेंसिटी का सिंबल रो होता है, दिस इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो रो इज द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, m इज एटॉमिक मास नॉट मास नंबर, ये गलत हो गया, m इज एटॉमिक मास एंड v इज द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। डेंसिटी इज इक्वल्स टू m लिखा था ना यहाँ पे, मास कैसे आएगा हमारा, ये है a जो है ये मास नंबर है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये मास ऑफ प्रोटॉन हम कह सकते हैं, या फिर इसको हम एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय v इज वॉल्यूम। अब a की जगह क्या आएगा, r डिवाइडेड बाय r नॉट होल क्यूब। ये उस रिलेशन से आया है न्यूक्लियर रेडियस वाले, r इज इक्वल्स टू r नॉट ए रेज़्ड टू पावर 1/3। अगर क्यूब कर देंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, r क्यूब, देखो ये था ना फॉर्मूला, r इज इक्वल्स टू r नॉट ए रेज़्ड टू पावर 1/3। अब अगर दोनों तरफ क्यूब कर दूंगी मैं तो ये हो जाएगा r क्यूब, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू r नॉट क्यूब, और ये हो जाएगा a। तो यहाँ से a जो है वो क्या आएगा, r डिवाइडेड बाय r नॉट होल क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू a। तो यही वैल्यू जो है ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट की है यहाँ पे।
ठीक है, तो ए की जगह हमने सब्सटीट्यूट किया है R डिवाइडेड बाय R0 होल क्यूब, सेम वैल्यू, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R क्यूब। स्फेयर है तो इसलिए 4/3 पाई R क्यूब, ये R जो है ये न्यूक्लियस का रेडियस है। तो जो लास्ट इक्वेशन आई थी उसको इस पेज पे लेके आते हैं। तो ये हमारी लास्ट इक्वेशन आई थी, रो इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय R0 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg डिवाइडेड बाय 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ पे जो R है ये हमारा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है और R0 जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो देखो ये R क्यूब से ये वाला R क्यूब जो है वो कट जाएगा और जो R0 क्यूब है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो ऊपर बचा हमारा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg और नीचे डिनोमिनेटर में आ गया R0 क्यूब और यहाँ पे बचा 4/3 पाई। ये अब R0 की वैल्यू होती है 1.2 फेम्टोमीटर, तो इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे नीचे। तो ये R0 की जो वैल्यू है इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर का क्यूब, क्योंकि R0 क्यूब है इधर। तो देखो यहाँ पे जो सारी वैल्यू है ये कांस्टेंट है, ये भी एक नंबर है कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, R0 प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया था हमारा और 4/3 पाई भी कांस्टेंट है। तो जो डेंसिटी है हमारी न्यूक्लियस की वो क्या आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी एक। ठीक है, तो यानी कोई भी न्यूक्लियस हो डेंसिटी जो है वो सेम रहेगी, डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी ये आप लोग फाइंड करेंगे कैलकुलेशन से और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्या वैल्यू आई। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या पिछली किसी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को सॉल्व करूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।